हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जी के एग्जाम पथ में। और हम कर रहे हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन। और हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटी। इसकी एक क्लास हम कल कर चुके हैं, आज ये सेकंड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सेकंड चैप्टर जो है वो हम करने वाले हैं, और इस चैप्टर का नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो नोट्स देख लेते हैं। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्ति इच्छाओं पर आधारित शासन व्यवस्था स्वराज की बात एक वक्तव्य में कही थी। हालांकि इसमें संविधान सभा का प्रत्यक्ष और शब्दशः उल्लेख नहीं था। भारतीयों की ओर से संविधान सभा के लिए योजना और औपचारिक प्रस्ताव सर्वप्रथम मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने रखा था। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार को स्वीकृत 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत दी थी, तथा फिर एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत में को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीट ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। ये निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 10 महिलाएं थीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रहेगी, इसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के परिणाम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा के कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह एवं 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान का हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसी दिन से नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध जैसे प्रावधान लागू हो गए। देश संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं। संविधान सभा में शामिल महिलाओं के नाम: 1 विजय लक्ष्मी पंडित, 2 राजकुमारी अमृत कौर, 3 सरोजनी नायडू, 4 सुचिता कृपलानी, 5 पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि को कैबिनेट में शामिल किया गया। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग औपचारिक प्रस्ताव के रूप में करने का यह प्रथम अवसर था। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, एम.एन. राय ने। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्ति इच्छाओं पर आधारित शासन व्यवस्था स्वराज की बात एक वक्तव्य में कही थी। हालांकि इसमें संविधान सभा का प्रत्यक्ष और शब्दशः उल्लेख नहीं था। भारतीयों की ओर से संविधान सभा के लिए योजना और प्रस्ताव सर्वप्रथम मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। प्रश्नगत विकल्पों में वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने वर्ष 1939 में हरिजन पत्रिका
में लिखे एक लेख द ओनली वे में कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अपना संविधान स्वयं बनाने के अधिकार को स्वीकृति 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत दी थी तथा फिर एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा दिया गया था। कथन 1, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये गलत हो गया। कथन 2, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। कथन 2 सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2। मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में शामिल थे: एक, युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 2, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। 3, भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। 4, यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे ये अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथनों में कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन ए, विलियम वुड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश सरकार के निकाय बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव, और एबी अलेक्जेंडर, ब्रिटिश नौसेना मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में है प्रति 10 लाख व्यक्ति? कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। क्रिप्स। राइट आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। नंबर 10, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से
2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें श्री राजा राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राइट आंसर ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, जबकि प्रतिरक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 14, कथन ए, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। ये सही है। कारण आर, बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कथन सही है और कारण गलत। अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्किबाल्ड बेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की थी तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सांवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य और कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य थे? ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ये गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी। ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 4, ऑप्शन सी 3 और 4। संविधान सभा के गठन के लिए इसकी प्रांतीय सीटों हेतु राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये सही है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये गलत है। ये बहुदलीय नहीं थी। ये भी गलत है। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये सही है। कथन ए और डी सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ये गलत है।
इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी। संविधान सभा की प्रांतीय सीटों के लिए सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक के संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी सभापति या अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने संविधान सभा के स्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने और कार्यभार संभालने तक कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की संविधान सभा निर्वात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 28। कथन 1। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। कथन 1 सही है। कथन 2। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। कथन 2 ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन है, और लेकिन कथन 2 गलत है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन से ही संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने ही संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इस प्रकार कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये सही है। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये गलत है क्योंकि ये स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष थे। कथन 3। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, ये सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कथन 1 और 3 सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे।
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अस्थायी फ्रैंक एंथोनी और स्थायी अध्यक्ष जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। राइट आंसर ऑप्शन ए। नंबर 38, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। ये 13 दिसंबर 1946 को रखा था। 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान निर्माण पर असर था। ये कथन सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कथन 2 भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। कथन 3 भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। कथन 4 ये गलत है। तो राइट आंसर होगा कथन 1, 2 और 3। ऑप्शन ए, कथन 1, 2 और 3। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया ने अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, 12 है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार संविधान सभा के वस्तुतः कुल 11 अधिवेशन ही हुए थे। 24 जनवरी 1950 को पृथक सत्र के रूप में लेने पर ही सही उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राइट आंसर ऑप्शन ए।
पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। ये सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित हुए थे। कथन 2 भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। संविधान सभा की अंतिम बैठक या अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें राष्ट्रगान जनगण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इसी अंतिम बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए तथा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 47, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये होते H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ये थे K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये थे B.T. कृष्णमाचारी। ऑप्शन डी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो हो जाएगा सही आंसर 4, 3, 1, 2। राइट आंसर 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। राइट आंसर ऑप्शन बी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व B.T. कृष्णमाचारी के द्वारा किया गया था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नोट, संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सर B.N. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन बी, B.N. राव द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्प में से कोई विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। और भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं, अंगीकृत किया गया था। यथा राइट आंसर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
राइट आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, और 26 दिसंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 1 सही है। कथन 2। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। ये गलत है। प्रारूप समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 को। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा द्वारा इसे उसी दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अतः नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों की संदर्भित करने के लिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की। अतः कथन 2 गलत है। बनाया गया था। ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति। ये हुई थी 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने की तारीख 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक 13 दिसंबर 1946। सबसे पहले 4 आएगा। 1900 प्रारूप समिति
एक दो तीन, 4123, 4123 कथन। राइट आंसर ऑप्शन ए 4123। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। बम्बई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अविष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। स्पष्ट है कि अविष्ट उत्तर विकल्प बी है। क्वेश्चन नंबर 65। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु हुई थी 1956 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की प्रवृत्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। कथन 1 सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। कथन 2 भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ के नाम से गठन का प्रावधान किया गया था। तो नीचे दो वक्तव्य दिए। कथन 1। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये सही है। कारण आर इसको एक ग्रहित संविधान कहते हैं। ये भी सही है। उपयुक्त संविधान निम्न में से एक सत्य है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। हालांकि प्रमुख विद्वान इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया मौलिक एवं विशिष्ट संविधान मानते हैं। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने।
भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें बेलोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। क्वेश्चन नंबर 71, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने करके आंका। ये कथन है ऑप्शन डी, आइवर जेनिंग्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 72, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। ये वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में वर्णित है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? राइट आंसर ऑप्शन ए, 15। भारतीय संविधान में सभा में शामिल होने वाली कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। इनमें से कुल 10 महिलाओं ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।